सो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो बस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। यकीन मानना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी स्टोरी को। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले की बात है। अब इसे इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? एक तो हम कह सकते हैं कि अ फ्यू डेज अगो यानी कुछ दिन पहले की बात है, या इसे कहने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है नॉट लॉन्ग अगो। नॉट लॉन्ग अगो यहाँ पे कहने का कोई मतलब है कि ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कुछ दिन पहले की बात है। नॉट लॉन्ग अगो या अ फ्यू डेज अगो यानी कुछ दिन पहले की बात है। अब आगे चलते हैं। मैं कॉलेज से घर आ रहा था। इसे कहने के दसियों तरीके हैं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ दो बताऊंगा फिलहाल। मैं कॉलेज से घर आ रहा था, बिल्कुल बेसिक इंग्लिश में हम बोलेंगे आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम कॉलेज। आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम कॉलेज, मैं कॉलेज से घर आ रहा था। ये है तो बेसिक, लेकिन इसका यूज़ ज़्यादा नहीं होता। सबसे ज़्यादा यूज़ इसका होता है आई वॉज ऑन माई वे होम फ्रॉम कॉलेज। आई वॉज ऑन माई वे होम। आई वॉज ऑन माई वे होम का क्या मतलब है, कई बार बता चुका हूँ। मैं रास्ते में था अपने घर के। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ना आई वॉज ऑन माई वे होम, यानी मैं अपने घर के रास्ते में था। फ्रॉम कॉलेज, कॉलेज से कहने का मतलब है मैं कॉलेज से घर आ रहा था, रास्ते में था। ये कहने का तरीका होता है। या तो आप बोलोगे आई वॉज कमिंग बैक होम फ्रॉम कॉलेज, या आई वॉज ऑन माई वे होम फ्रॉम कॉलेज। आप रिटर्न का भी यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे वर्ड हैं जिनका यूज़ हो सकता है। अब आगे चलते हैं। मैं बता रहा हूँ कि मैं कॉलेज से घर आ रहा था, दो तरीके मैंने आपको बता दिया। अब आगे देखते हैं। मैं जाकर एक बस स्टॉप पर खड़ा हो गया और बस का इंतज़ार करने लगा। इंग्लिश में बोलने के दो तरीके हैं यहाँ पर। आई वेंट टू अ बस स्टॉप एंड स्टार्टेड वेटिंग फॉर अ बस। आई वेंट टू अ बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप पर गया एंड स्टार्टेड वेटिंग फॉर अ बस, और बस का इंतज़ार करने लगा। यहाँ पे ऐसे बोलोगे अपॉन रीचिंग अ बस स्टॉप। अपॉन रीचिंग अ बस स्टॉप यानी बस स्टॉप पर पहुंचकर। अपॉन रीचिंग अ बस स्टॉप आई स्टूड, मैं खड़ा हो गया एंड वेटेड फॉर अ बस टू अराइव, और बस के आने का इंतज़ार किया। यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ कि अपॉन रीचिंग अ बस स्टॉप आई स्टूड एंड वेटेड फॉर अ बस टू अराइव। तो यहाँ पर दो तरीके हमने बताए हैं कि मैं कहने का मतलब वही है कि मैं जाकर बस स्टॉप पर खड़ा हो गया और बस का इंतजार करने लगा। आगे बताया जा रहा है कि दोपहर का समय था और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। इंग्लिश में बोलेंगे द टाइम वॉज मिड डे एंड द हीट वॉज अनबेरेबल। ये एक तरीका है कहने का। बिल्कुल आप ट्रांसलेट करोगे तो आपको लगेगा कि ये तो अलग है, लेकिन कहने का वही मतलब है कि द टाइम वॉज मिड डे। मिड डे मतलब दिन में जो दोपहर का 12-1 बजे का समय होता है, बहुत ज़्यादा धूप होती है जिस टाइम। द टाइम वॉज मिड डे एंड द हीट वॉज अनबेरेबल। हीट वॉज अनबेरेबल का मतलब है कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा कि सहन नहीं किया जा रहा था, अनबेरेबल थी। अगर इसे दूसरे तरीके से बोलें तो हम बोलेंगे इट वॉज स्कॉर्चिंग हॉट। मैं अपनी हर वीडियो में ज़्यादातर स्कॉर्चिंग हॉट का यूज़ करता हूँ ताकि आप समझ जाओ बार बार। स्कॉर्चिंग हॉट यानी बहुत तेज़ गर्मी, इतनी तेज़ गर्मी कि आपके पसीने छुटा दे। तो इस कैसे बोलेंगे इसे? इट वॉज स्कॉर्चिंग हॉट इन द आफ्टरनून। तो यहाँ पर हमने आफ्टरनून का भी यूज़ कर दिया कि दोपहर में बहुत तेज़ गर्मी थी, इन द आफ्टरनून। इट वॉज स्कॉर्चिंग हॉट इन द आफ्टरनून। या बोलोगे इट वॉज द आफ्टरनून यानी दोपहर थी एंड इट वॉज वेरी हॉट, और बहुत गर्मी थी। तो यहाँ पर 3 तरीके हमने देखे। गर्मी की वजह से पसीना बहुत आ रहा था। यहाँ मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मुझे गर्मी की वजह से पसीना बहुत आ रहा था। इंग्लिश में बोलूँगा आई वॉज स्वेटिंग अ लोट। स्वेटिंग अ लोट का क्या मतलब है? बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा पसीना आना। मैंने कल की वीडियो में बताया था, अगर आपने कल की वीडियो देखी हो, मूवीज़ की जो वीडियोज़ बनाता हूँ मैं, उसमें मैंने बताया था या तो आप बोलोगे स्वेटिंग अ लोट या बोलोगे स्वेट परफ्यूजली। परफ्यूजली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर दोनों का यूज़ हुआ है। या तो हम कहेंगे आई वॉज स्वेटिंग अ लोट यानी मुझे बहुत पसीना आ रहा था ड्यू टू द हीट, गर्मी के कारण। ड्यू टू का क्या मतलब होता है? की वजह से, के कारण। आई वॉज स्वेटिंग अ लोट ड्यू टू द हीट, गर्मी के कारण मुझे बहुत पसीना आ रहा था। या दूसरा तरीका है द हीट वॉज कोजिंग मी, यानी हीट जो थी वो एक कारण बन रही थी। कोजिंग मी टू स्वेट परफ्यूजली। परफ्यूजली का मतलब होता है अलोट, यानी कि बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी मात्रा में। या तो आप अलोट बोल दो जैसे कि ऊपर बोला जा रहा है स्वेटिंग अलोट, या बोल दो स्वेट परफ्यूजली। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा। तो हीट वॉज कोजिंग मी टू स्वेट परफ्यूजली, इसका मतलब है कि गर्मी बहुत तेज़ थी कि मुझे पसीना आ रहा था। मैं वहाँ खड़ा खड़ा सोच रहा था कि काश मेरे पास बाइक या कार होती। ऐसा होता है ना कि हम बस का इंतज़ार करते हैं, बस आती नहीं है और वहाँ खड़े खड़े परेशानी हो रही, तो हम इस तरीके से सोचने लगते हैं कि काश मेरे पास भी कोई कार या बाइक होती। इंग्लिश में कैसे बोले? कई तरीके हैं। सबसे पहले तो मेरी इस बात को ध्यान से सुनो। जब भी हम कहते हैं कि काश मेरे पास कोई चीज़ होती, तो वहाँ पास्ट का यूज़ होगा, है ना? क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ इमेजिन करते हैं तो ज़्यादातर वहाँ पास्ट का यूज़ होता है। जैसे कि मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, अब मैं कहने लगूँ काश मेरे पास मोबाइल फ़ोन होता, तो मैं कहूँगा आई विश आई हैड
मोबाइल फ़ोन, या मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि काश मेरे पास पैसे होते, तो आई विश आई हैड, तो यहाँ पर हैड का यूज़ ज़रूर हो रहा है। तो इस तरीके से पास्ट का यूज़ होता है जब भी हम कोई चीज़ इमेजिन करते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आई स्टूड देयर, मैं वहाँ खड़ा था, विशिंग, और विश कर रहा था, आई हैड अ बाइक और कार, तो यहाँ पर हैड का यूज़ ज़रूर होगा, आई हैड अ बाइक और कार, मैं वहाँ खड़ा हुआ सोच रहा था कि काश मेरे पास बाइक या कार होती। आई स्टूड देयर विशिंग आई हैड अ बाइक और कार। या आप बोलोगे द थॉट, ये मेरा फेवरेट है, बहुत ज़बरदस्त लगता है जब इसे बोलते हो, द थॉट क्रॉस्ड माई माइंड एज आई स्टूड देयर, यानी जैसे मैं वहाँ खड़ा ना, एक ख्याल मेरे दिमाग में आया। इस तरीके से जब मैं बोल रहा हूँ, द थॉट क्रॉस्ड माई माइंड एज आई स्टूड देयर, आई विश आई हैड अ बाइक और कार। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मैं वहाँ खड़ा था, सोच रहा था कि काश मेरे पास बाइक या कार होती। द थॉट क्रॉस्ड माई माइंड एज आई स्टूड देयर, आई विश आई हैड अ बाइक और कार। अब आगे बताया जा रहा है कि वहां खड़े खड़े मेरी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो रोड पार करने की कोशिश कर रहा था। देखो यहाँ पर है नज़र पड़ी, अब ज़रूरी नहीं कि हम इंग्लिश इस तरीके से बनाएं कि उसमें आए कुछ नज़र पड़ी, नहीं, आपको बताना है कि आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि मैंने एक आदमी को देखा रोड पार करते हो। तो कहने का तो मतलब वही है, बस ये तरीके हमारे अलग अलग हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल सेम टू सेम ट्रांसलेट करो। जो भी बस आप जो सिचुएशन सोच रहे हो उसे डिस्क्राइब करना है इंग्लिश में, तरीका कोई सा भी अपना सकते हो तुम। जैसे कि यहाँ पर हम दो तरीके लेंगे, हम बता रहे हैं कि आई स्पॉटेड अ मैन, अब स्पॉट किया हमने इंसान को, यानी उसे स्पॉट किया, उसे देखा, है ना। आई स्पॉटेड अ मैन ट्राइंग टू क्रॉस द रोड वाइल स्टैंडिंग देयर, एक आदमी को देखा वो वहाँ खड़ा हुआ रोड पार कर रहा था। या दूसरा तरीका है वाइल आई वॉज स्टैंडिंग देयर, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि जब मैं वहाँ खड़ा था, जिस वक्त मैं वहाँ खड़ा था, वाइल आई वॉज स्टैंडिंग देयर आई नोटिस्ड, यहाँ पर स्पॉटेड बोला हमने, यहाँ नोटिस, तो नोटिस का मतलब है आप सो भी कह सकते हो, आई सो अ मैन, यहाँ पर हम बोल रहे हैं आई नोटिस्ड अ मैन अटेम्प्टिंग टू क्रॉस द रोड। तो जब भी कहीं पे ट्राई लिखा हो, ट्राई, तो अब उसे आप किसी और इंग्लिश में मतलब ट्राई का यूज़ ना करके कोई और सा वर्ड यूज़ करना चाहते हो तो ट्राई की जगह आप अटेम्प्ट का यूज़ कर सकते हो। तो ऊपर में हमने ट्राई का यूज़ किया, ट्राई टू क्रॉस द रोड, यहाँ पर अटेम्प्टिंग टू क्रॉस द रोड। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे वर्डों को चेंज करना सीख जाओगे, जिससे कि आपकी इंग्लिश बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वाइल आई वॉज स्टैंडिंग देयर आई नोटिस्ड अ मैन अटेम्प्टिंग टू क्रॉस द रोड। जैसे वो आदमी रोड पार करने की कोशिश कर रहा था, एक कार ने उसे टक्कर मार दी। अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे द मोमेंट, यानी वो लम्हा, वो मोमेंट, द मोमेंट द मैन वॉज क्रॉसिंग द रोड, यानी जिस वक्त आदमी वो क्रॉस कर रहा था रोड को, द मोमेंट द मैन वॉज क्रॉसिंग द रोड ही वॉज स्ट्रक बाय अ कार, उसे एक कार ने ठोक दिया, यानी उसकी टक्कर लग गई। द मोमेंट द मैन वॉज क्रॉसिंग द रोड ही वॉज स्ट्रक बाय अ कार। या आप इस तरीके से बोलोगे एज सून एज दैट मैन वॉज क्रॉसिंग द रोड, जैसे ही वो इंसान रोड क्रॉस कर रहा था, एज सुन एज दैट मैन वॉज क्रॉसिंग द रोड अ कार केम, एक कार आई एंड हिट हिम। ये बहुत ही हमने बेसिक बोल दिया, अ कार केम एंड हिट हिम, है ना, एक कार आई और उसे हिट कर दिया और उसे टक्कर मार दी, कहने का मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया। मैं भाग कर उस आदमी के पास गया, आई रैन अप टू दैट मैन, भाग कर गया, जाहिर सी बात है रन अप का यूज़ करूँगा, रन अप टू, जहाँ पे मुझे जाना है जिस आदमी के पास, तो मैं बोलूँगा आई रैन, रन तो मैं बोल नहीं सकता क्योंकि पास्ट में बात चली, तो रन की सेकंड फॉर्म रैन। आई रैन अप टू दैट मैन, मैं उस आदमी के पास गया भाग के, आई रैन अप टू दैट मैन, या आई हरिड ओवर टू हिम। अब हरिड बोल दिया तो उसके आगे ओवर का यूज़ करेंगे, आई हरिड ओवर टू हिम। यहाँ पर रन बोल दिया तो उसके आगे अप का यूज़ करेंगे, आई रैन अप टू दैट मैन, आई हरिड ओवर टू हिम। वेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, ये तरीके हैं बस अपने बताने के। मैंने देखा कि उस आदमी के सर से खून निकल रहा था और वो बेहोश हो चुका था। अब बेहोश हो चुका था मैंने कई वीडियो में यूज़ किया है, मैंने आपको बताया। इसके लिए हम एक फ्रेजल वर्ब का भी यूज़ करते हैं, पास आउट। एक तो पास अवे होता है जिसमें मर जाने के लिए यूज़ होता है पास आउट। पास आउट का मतलब होता है बेहोश हो जाना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मैंने देखा कि उस आदमी के सर से खून निकल रहा था और वो बेहोश हो चुका था। इंग्लिश में बोलेंगे आई सो दैट मैन्स हैड ब्लीडिंग एंड ही हैड पास्ड आउट। आई सो दैट मैन्स हैड ब्लीडिंग, मैंने इंसान के सर से खून निकलते देखा, एंड ही हैड पास्ड आउट, और वो पास्ड आउट हो चुका था। यहाँ पास्ड आउट का मतलब मरना नहीं है बेहोश होने से, वो बेहोश हो चुका था। आई सो दैट, मैंने देखा कि, ये दूसरा तरीका है, आई सो दैट मैंने देखा कि ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम हिज हेड। ये बहुत ही बेसिक में बोल दिया हमने बिल्कुल खोल के इसे। आई सो दैट ब्लड वॉज कमिंग आउट ऑफ फ्रॉम हिज हेड, मैंने देखा कि उसके सर से खून आ रहा था, एंड ही हैड लॉस्ट कॉन्शियसनेस, और वो अपनी कॉन्शियसनेस जो होश होते हैं उसे खो चुका था, यानी वो बेहोश हो चुका था। अब आगे देखते हैं। एज आई वॉज स्टडिंग इन दैट एरिया,
यहाँ पे जैसे कि मैं उस एरिया में पढ़ता था, या क्योंकि मैं उस एरिया में पढ़ता था, उस एरिया के बारे में बता रहा हूँ। एंड माई कॉलेज वॉज लोकेटेड देयर, और मेरा कॉलेज भी वहीं था, उस एरिया में था। तो उस एरिया के बारे में हम बात कर रहे हैं कि एज आई वॉज स्टडिंग इन दैट एरिया एंड माई कॉलेज वॉज लोकेटेड देयर, क्योंकि मैं जैसे कि मैं उस एरिया में ही पढ़ता था और मेरा कॉलेज भी वहीं था। आई हैड अ गुड नॉलेज ऑफ द प्लेस, मुझे जगह की अच्छी नॉलेज थी। आई हैड अ गुड नॉलेज ऑफ द प्लेस, यानी मुझे उस जगह की अच्छी नॉलेज थी। आई न्यू एग्जैक्टली वेयर द हॉस्पिटल वॉज, मैं जानता था बिल्कुल कि कहाँ पर हॉस्पिटल है, क्योंकि मैं उस एरिया में पढ़ता था, मुझे वहाँ की नॉलेज थी। मैं यही बता रहा हूँ कि आई न्यू, मैं जानता था एग्जैक्टली, कि बिल्कुल ठीक, वेयर द हॉस्पिटल वॉज, क्या हॉस्पिटल कहाँ है। यहाँ पर वॉज का यूज़ होगा पास्ट में, यहाँ पे ना देखना कि कहाँ है, कभी हम इज का यूज़ करते हैं। सो आई इमीडिएटली टुक एन ऑटो, तो मैंने तुरंत ऑटो किया। अब टुक एन ऑटो आप बोल सकते हो। फिर एंड टुक द मैन डायरेक्टली टू द हॉस्पिटल, और उस आदमी को डायरेक्टली मैं हॉस्पिटल ले गया। आई एडमिटेड हिम टू द हॉस्पिटल, मैंने उसे एडमिट करवाया हॉस्पिटल में। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट, ये बेहतरीन तरीका होता है कहने का कि द बेस्ट पार्ट इज दैट, यानी सबसे अच्छी बात यह है द बेस्ट पार्ट इज दैट ही सर्वाइव्ड, यानी वो सर्वाइव्ड कर गया, यानी वो जीवित रह गया, मरा नहीं। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि मुझे उस एरिया की नॉलेज थी, मैं उस एरिया में पढ़ता था, मुझे पता था हॉस्पिटल कहाँ है, मैंने ऑटो किया, उस आदमी को हॉस्पिटल ले गया। आई एडमिटेड हिम टू द हॉस्पिटल, मैंने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट, और अच्छी बात यह है कि जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि ही सर्वाइव्ड, वो सर्वाइव कर गया, वो बच गया, वो मरा नहीं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियोस यहाँ आपको रेगुलर देखने को मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।